हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही वायरल और चर्चित बुक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और वो है पार्थ गोयल सर की बायोहैक और केम हैक। तो बुक बहुत ज़्यादा मशहूर है और इम्पोर्टेंट भी मानी जाती है नीट के लिए। जब मैंने भी अपनी नीट जर्नी स्टार्ट की थी 1.5 साल पहले, तो 11th में मैं था तब। तो मैंने भी इस बुक के बारे में तब से लेकर आज तक सबसे सुना है कि ये बुक ऐसी है, ये बुक वैसी है, बहुत तारीफ़ें सुनी है। तो मैंने कभी पर्सनली इसे यूज़ नहीं किया था, लेकिन अभी जाकर जब मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी और इतने कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी इसके लिए रिव्यू बनानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस बुक को पढ़ा, पूरा देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं इस वीडियो में उसके लिए। तो प्राइस सबसे पहले मैंने रखा है, फिर उसके बाद रिलेवेंसी की कितना रेलिवेंट है ये, फिर उसके बाद रखा है क्वेश्चंस वैरायटीज़ कितनी है, और लास्ट में कि एक्यूरेसी कितनी है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ओवरऑल रिव्यू भी दे दूंगा कि आपको ये बुक लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो किस वक्त लेनी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, और अगर नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और बायोहैक एंड केम हैक दोनों बुक अलग अलग है, तो दोनों बुक के लिए अलग अलग रिव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं स्टार्टिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैंने प्राइस को रखा है। ठीक है, प्राइस इसलिए क्योंकि प्राइस एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बुक हमें पता होती है कि अच्छी है, लेकिन प्राइस फैक्टर की वजह से, मतलब अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो हम नहीं ले पाते हैं, और प्राइस फैक्टर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अगर बायो हैक का प्राइस देखें तो वो 1800 रुपये है, 1800। और अगर केम हैक की बात करें तो वो 1500 है। 1800 प्लस 1500 कितने हो जाएंगे? 3300, 3300 बायो प्लस केमिस्ट्री के लिए। अगर एक नॉर्मल बुक देखी जाए ना, बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, तो फिजिक्स की बुक की सबसे ज़्यादा मतलब प्राइस होती है। तो उसका प्राइस भी अगर देखा जाए, जैसे डीसी पांडे उठा लेते हैं, तो वो 1200-1300 कुछ का आता है। ठीक है, दोनों वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, कितनी मोटी बुक है। लेकिन बायो की अगर बात करें तो 600-700 बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाता है। अगर 1800 कहा जा रहा है तो कुछ ज़्यादा ही प्राइस है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस है। और केम हैक की बात करो 1500, वो भी बहुत ज़्यादा। और टोटल 3300 एक स्टूडेंट के लिए अफोर्ड करना, वो भी एक बुक के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि बुक चाहे जैसी भी हो, अगर आपको पढ़नी है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो कहीं से भी, टेलीग्राम से या जहाँ से भी करते हो, लेकिन ख़रीदना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्राइस में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रिलेवेंसी की तरफ, कि बुक कैसी है, बुक में रिलेवेंट है या फिर नहीं। अगर बुक के स्टार्टिंग में देखें तो पार्थ गोयल सर ने थोड़े से इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वहाँ पे, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये बुक 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, 100% नीट रिलेवेंट है, और एनसीईआरटी की सारी लाइन इसमें कवर्ड है। लेकिन ध्यान देने की ये बात है कि उन्होंने ये भी लिखा है कि एनसीईआरटी के वो पॉइंट्स जो कि नीट में नहीं पूछे जाते हैं, वो इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, ये तीनों बातों से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। 100% एनसीईआरटी कवर्ड है, नीट रेलिवेंट भी है। और जब मैं बोल रहा हूँ नीट रेलिवेंट है, इसका मतलब अगर आप इसे पढ़ते हो तो आपको फ़ायदा बिल्कुल होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस बुक ने टॉपर्स दिए हैं, लाइव टॉपर्स दिए हैं, ये प्रूफ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट रिलेवेंट है, और पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है जितनी भी आपके नीट के लिए चाहिए। ठीक है, तो इस सब में बिल्कुल आपको कोई कमी नजर आने वाली नहीं। ठीक है, थर्ड पे चल लेते हैं क्वेश्चंस वैरायटी। क्वेश्चंस वैरायटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस इसमें है वो मैं बताता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, उसके आगे लिख दिए दिस। ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिए। अब आपको लिखना है पावर हाउस ऑफ दिस सेल, तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स हो गया ना, जैसे बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं या फिर कहीं कहीं पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रू फॉल्स का। दिस पूरी लाइन लिखी हुई रहेगी, फिर उसके बाद आपको लिखा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, तो ट्रू है या फॉल्स है वो लिखना है, तो ट्रू फॉल्स आपके पास रहेगा। तीसरा रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें पूछा रहेगा विच इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो अब आपको लिखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। या फिर कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछ देंगे जिसको आपको पूरा सब्जेक्टिव में बताना है, तो सब्जेक्टिव जैसा हमारे बोर्ड्स का पेपर होता है उसको सब्जेक्टिव। ठीक है, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर ये तीन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एमसीक्यूज नहीं है इसमें। जो नीट में अगर पूछा जाता है तो नीट में तो एमसीक्यूज पूछा जाता है,
और एमसीक्यूज अगर नहीं है तो चाहे आप लाख प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, तो कहीं ना कहीं आप में वो कमी रह जाएगी कि आप जैसे एमसीक्यूज आप करते हो ना, तो आपको पता चला है कि एलिमिनेशन मेथड होता है, 3 ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, चौथा अपने आप आंसर निकल आएगा। ये ट्रिक कब पता चलेगी? जब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे। फिर इसी तरह से बहुत सारे आते हैं कि क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा रहता है, उसको पता करने के लिए भी एमसीक्यूज करना पड़ता है। और 4 ऑप्शन, जब 4 सिमिलर टाइप के ऑप्शंस दिखेंगे ना, उसमें से जब चूज करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे इसको घुमाया जा सकता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में ही पता चल सकता है। तो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, जब तक एमसीक्यू नहीं है तो कहीं ना कहीं नीट के लिए ये कम ही माना जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं असर्शन रीजन। जैसा कि देखने में आता है असर्शन रीजन हार्ड होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, और नीट में पूछा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चंस यहाँ आपको नहीं मिलेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी कमी आ गई। ठीक है, तीसरा है स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट वाइज इसमें ऐसे तो क्वेश्चन नहीं है कि बिल्कुल लिखा रहे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस मतलब 2 स्टेटमेंट दिया रहे फिर बनाए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने इसको फिर भी ओके लिखा है इस वजह से, क्योंकि अगर आप ऊपर के क्वेश्चंस देखते हो ना, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए या फिर ट्रू फॉल्स हो गया, ये सब कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चंस है। जब आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो इससे क्या होगा कि आपका ये AR यानी असर्शन रीजन और स्टेटमेंट, ये दोनों ही आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। यानी अगर ये 2 क्वेश्चन आप करते हो ना, ट्रू फॉल्स वाला और सब्जेक्टिव, देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपकी थ्योरी और कंसेप्ट को मजबूत करते हैं, और असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपसे तब तक नहीं होने वाले हैं जब तक कि आप अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी थ्योरी को मजबूत नहीं कर लेते। मतलब कि अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऐसा चैप्टर हो जाए कि अगर उसकी लाइन को घुमाया जाए तो आप समझ जाओ कि इस लाइन को घुमाया जा रहा है और क्या सही होगा वो भी पता हो। ठीक है, तभी आप असर्शन रीजन या फिर ये स्टेटमेंट वाइज कर सकते हो। तो ये बुक अगर कर लेते हो ना, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपसे हो ही जानी चाहिए, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लास्ट में आ जाते हैं पीवाईक्यूज पे। तो पीवाईक्यूज हैं, इसमें पीवाईक्यूज हाईलाइटेड हैं और हर तरह के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जितने भी आते हैं। लेकिन एक गलती, थोड़ी सी एक कमी है इसमें, वो ये कि किस में आया है, मतलब किस ईयर में आया है, ये चीज़ आपको नहीं दी रहेगी। और जब तक ये नहीं पता रहेगा आपको कि ये 2016 का है, 2013 का है या फिर 2022 का है, तो आप उसकी रेलेवेंसी को, या वो क्वेश्चन आपसे कितना रिलेवेंट है, क्या आ सकता है वो या नहीं, ये पता आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं बताता हूँ, 2013 में असर्शन रीजन नहीं आता था, AIPMT मतलब उसके भी क्वेश्चंस इसमें हैं इस बुक में, PYQ, लेकिन लिखा नीट ही है। तो अगर AIPMT का कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें असर्शन रीजन है नहीं, MCQ है। अगर वो MCQ पूछेंगे तो पहली बात कि वो 2013 का है, तो आपके लिए बहुत रिलेवेंट होगा नहीं। फिर जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जैसे असर्शन और स्टेटमेंट, ये सब पहले नहीं आते थे। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप रिलेवेंसी पता नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको डेट ना पता हो कि ये इस ईयर का है या फिर इस ईयर का है। हो सकता है 2022 का कोई क्वेश्चन आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल गलती है। और हो सकता है 2012 के कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब हो सकता है वो क्वेश्चन ही आउट ऑफ NCERT हो, सिलेबस चेंज हो गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो PYQs है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें डेट नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, क्वेश्चंस वैरायटी इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये रिवीजन के लिए बहुत सही है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या फिर सब्जेक्टिव, ये एक बोर्ड्स वाले के लिए या फिर एक रिवीजन टाइप के लिए, शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन करने बैठ जाओ जैसे कि मॉड्यूल वगैरह करते हो, उसके लिए बेटर नहीं होगा। ठीक है, फिर भी मैं अभी ओवरऑल रिव्यू में बताऊंगा। फिर चलते हैं लास्ट में एक्यूरेसी की तरफ। तो एक्यूरेसी की बात करूं तो 100% एक्यूरेट पार्थ गोयल सर ने इसमें लिखा हुआ है, और सही बात भी है। अच्छी बात इस बुक की मुझे ये भी लगी है कि जो भी क्वेश्चंस है ना, तो लास्ट में उस चैप्टर के उसके आंसर्स पूरे डिटेल में दिए हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। और वो आंसर्स बिल्कुल ठीक है, तो 100% एक्यूरेट है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वो आप अगर पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल ठीक ठीक लगेगा। क्योंकि बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है ना जिसमें आंसर ही गलत रहता है, और आंसर गलत रहता है तो आपका बहुत, कभी कभी फिजिक्स में आंसर गलत रहता है ना, तो आपका आ रहा है सही, लेकिन गलत होने की वजह से आप उसमें आधा घंटा और ज़्यादा लगाते हो, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है या फिर गुस्सा आता है, बहुत कुछ होता है। इसलिए
ये सारी चीज़ें एक्यूरेसी ध्यान में रखनी पड़ती हैं इसलिए, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट में ओवरऑल रिव्यू की तरफ। अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ ना मैं, तो बुक का प्राइस देखते ही मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि बुक का प्राइस बहुत ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। रेलेवेंसी की बात करूँ तो रेलेवेंट है बुक। क्वेश्चंस वैरायटी की बात करूँ तो क्वेश्चंस वैरायटीज में थोड़ी चीज़ें अच्छी हैं, थोड़ी, जैसे अगर 10 में से मुझे देना हो ना, तो 10 में से 5 या 6 दे दूंगा मैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए क्योंकि नीट में कहीं ना कहीं एमसीक्यू ही पूछा जाता है, अगर एमसीक्यू ही प्रैक्टिस नहीं हो रहे तो कहाँ से कुछ होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा फायदा इसका जो है ना, मतलब बुक को अलग बनाने की कोशिश की गई है, और इसका जो एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज बन चुका है, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं फिल इन दी ब्लैंक्स और इन सब की, तो ये आप अगर लास्ट में करते हो ना, जैसे आपका कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है, तब आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन लेक्चर देख के, एनसीईआरटी देखने के बाद अगर ये करने लग जाओ, तब मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इसे, ठीक है। क्यों नहीं सजेस्ट करने वाला हूँ? क्योंकि इसमें वो टाइप नहीं है ना नीट का, आपको नीट की फील ही नहीं आएगी, तो फिर क्या फायदा है। इसलिए ये चीज आप तब करो जबकि आपको रिवाइज करना हो, ये नहीं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए इसको लेके बैठ गए, तब नहीं। नीट के वक्त आपको ये फायदा देने वाला है। इसी तरह से जब आपके टेस्ट हो तब फायदा देने वाला है, या शॉर्ट नोट्स ना बनाना चाह रहे हो आप, तो इससे रिवीजन कर सकते हो, तब फायदा है। 100% एनसीईआरटी कवर्ड है तो आप इससे कर लो, आराम से हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आप पढ़ते हुए नहीं कवर करते हो, लेकिन इसमें देखोगे वो कैच है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, इस सब मामले में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन वही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन में मेन बुक इसे नहीं बना सकते, ठीक है। ये रही बात बायो हैक की, मतलब क्वेश्चन रेलेवेंसी में। केमिस्ट्री वाली भी बुक ऐसी ही है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री की बुक मत लो, केमिस्ट्री की बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहला रीज़न, एक तो उसका प्राइस है 1500। दूसरा रीज़न कि केमिस्ट्री का रिवीजन ऐसे नहीं होता है भाई, कि फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हो, ट्रू फॉल्स, ये केमिस्ट्री के लिए सही बात नहीं है। बायो के लिए कर रहे हो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री के लिए कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज या फिर शॉर्ट नोट से रिवीजन करना होगा, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। केम हैक बुक को मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन बायो हैक आपको लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करो, शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना चाहो, टेस्ट से पहले रिवीजन करना चाहो, तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स, सारी लाइन्स इसमें कवर्ड हैं, तो बायो हैक बेस्ट है, केमिस्ट्री के लिए नहीं। केमिस्ट्री में भी केम हैक तो पूरा आता है ना, इनऑर्गेनिक अगर अलग से आता तो मैं बोलता कि वो ले लो, ठीक है। तो वही बात है कि प्राइस इसका जो फैक्टर है ना, मुझे बस वही डिससेटिस्फैक्शन लगता है, वरना बाकी चीज़ें मुझे ठीक ठाक ही लगती हैं। बस प्राइस देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कौन लेगा भाई, इससे अच्छा मार्केट में इससे अच्छी बुक है जो कि कम प्राइस में है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मैं पीछे हटता हूँ, वरना ओवरऑल जो बुक है ना, वो रिवीजन के हिसाब से बहुत सही है, लेकिन मेन प्रैक्टिस बुक नहीं बना सकते इसे, ठीक है। तो यही पूरी बात थी बायो हैक एंड केम हैक की। तो वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन करना हो, तो इंस्टा या फिर टेलीग्राम है, या फिर वीडियो पे ही कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। थैंक यू।